RBI in order to make their publicity में क्या है, RBI in order to make their policy successful take the course of the medium of publicity। कई बड़े बड़े अर्थशास्त्री बुलाए होते हैं कि आप इस टॉपिक के बारे में ज्ञान दें, लोग बताएं, ठीक है, लोगों को अवेयर करवाएं। जैसे कि यहाँ देख सकते हो सेमिनार ऑन GST लगा हुआ, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। So a policy can be effectively successful only when an effective public opinion is created in its favor। ठीक है ना, पहले हवा बनानी पड़ती है ना उसकी कि हाँ यार ये पॉलिसी सही है, ये GST सही लेके आ रहे हैं, उसकी हवा बनाएंगे तभी तो वो चीज़ लाएंगे। अगर जनता ही उसका विरोध कर रही है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना गवर्नमेंट के लिए कोई भी चीज़ लाना। ओके, जैसे कि लिखा हुआ है, इट्स ऑफिशियल थ्रू न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स प्रेजेंट अ करेक्ट पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री before the public and give a perspective economic policies। okay, आगे चलते हैं सर। उसके बाद सर दोनों में डिफरेंस, अभी हमने दोनों पढ़ लिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? सबसे पहली चीज जो क्वांटिटेटिव है ये इनडायरेक्ट इन नेचर है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है। क्वालिटेटिव स्पेसिफिक है। क्वालिटेटिव स्पेसिफिक इसलिए है जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी सेक्टर के लिए देना है तो RBI डिसाइड कर देगा कि हायर इतनी मैक्सिमम लिमिट आपको, यानी 40% लोन आपको प्रायोरिटी सेक्टर के लिए देना है, इतना % आपने मार्जिन छोड़ना है किसी भी उसके ऊपर, लोन के ऊपर, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कार पे इतना लोन मिलेगा, बाइक पे इतना, गाड़ी पे इतना, ठीक है। तो दैट्स वाई क्वालिटेटिव आर डायरेक्ट इन नेचर और सिलेक्टिव इन नेचर, ठीक है। और ये होते हैं क्वांटिटेटिव इनडायरेक्ट इन नेचर, और ये जनरल होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होते। जैसे कि लिखा हुआ है, जनरली दे इफेक्ट द मनी सप्लाई इन द इंटायर इकोनॉमी। लेकिन इसमें अगर पाजी लोन दे रहे हैं, पाजी को इफेक्ट पड़ेगा ना, कार वाला लोन लेने गए तो कार वाले लोन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, पूरी इकोनॉमी में थोड़ी पड़ेगा। समझे मेरी बात? जनरली दे अफेक्ट मनी सप्लाई इन द इंटायर इकोनॉमी, हाउसिंग, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और ये सिलेक्टिव इन नेचर कैन अफेक्ट मनी सप्लाई इन द स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कुछ किया गया तो पर्टिकुलर उसी सेक्टर के ऊपर ही असर पड़ेगा, ठीक है सर। ये चीज़ याद रखना, ये डायरेक्ट होते हैं, ये इनडायरेक्ट होते हैं, ये जनरल होते हैं और ये सिलेक्टिव होते हैं। सिंपल सी चीज़। आगे चलते हैं सर, दोबारा आ गया सर हमारा क्वेश्चन राउंड, बच्चों की धड़कनें फिर से बढ़ती हुई। तो ये क्वेश्चन है सर, इन द ये लिखा भी हुआ है 2013 में आया हुआ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर रेफर्ड टू। सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन, बोरोइंग बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बाय फ्रॉम RBI, lending by commercial banks to industry and trade. Third one is purchase and sale of government security by the RBI. D is none of the above. फटाफट बता दो। C। क्या बात है सर, I see। तो थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है, the terms marginal standing facility rate, that is MSF, and NDTL, net demand and time liability, sometimes appearing in news are used in relation to banking operation, communication, banking, networking, military strategy, supply and demand of agriculture products। और कोई बच्चा जिसको मिलिट्री स्ट्रेटजीज लग रही है? तो यार सारों को ना थोड़ा टाइम दे देगा। कई बच्चे तो कह रहे अरे यार मैंने तो पढ़ा भी नहीं, इसने आंसर भी दे दिया। ऐसा तो नहीं है कोई कि है बोल नहीं पा रहा, अपनी बेइज्जती कौन कराता है। उसके बाद नेक्स्ट है सर, when RBI reduces SLR by 50 basis point, अगर RBI reduce कर देता है SLR 50 basis point, which of the following is likely to happen? The first option is India's GDP growth rate increase drastically. Okay. Second thing is foreign institutional investors may bring more capital into our country. The third option is scheduled commercial banks may cut their lending rates. And the fourth option is it may drastically reduce the liquidity to the banking system. SLR reduce हुआ है तो क्या होगा? सी। और कोई? इतना में पानी पी लो जिसको और कोई ऑप्शन लग रहा है। SLR रिड्यूस हुआ 50 बेसिस पॉइंट, और कोई A B D वाला जिसको लग रहा हो A हो B हो D हो, बोलो। नोट की शेप आपने ए वाली बनाई और कोई नहीं, तो इसका आंसर है सर सी।
50 बेसिस पॉइंट, ये तो आपको गुमराह करने के लिए लिखा हुआ है कि भाई डराने के लिए 50 बेसिस पॉइंट। अरे यार ये तो सबने बताया ही नहीं कि पॉइंट्स कितने रिड्यूस होते हैं तो क्या होता है, ये तो बताया ही नहीं। वो थोड़ा सा ना एग्जामिनर क्या होता है, थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाता है कि देखिए डरता तो नहीं है। कई बच्चे तो बस ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना जाती सोफिया पे केस करूँगा, हिमांशु सर को बताऊँगा ये तो बताया ही नहीं आपने। तो सिंपल सी है, सिर्फ उसी बात पे ध्यान दो, तवज्जो दो कि एसएलआर रिड्यूस हुआ है। एसएलआर रिड्यूस का मतलब क्या है कि अभी बैंक को कम पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एसएलआर में, यानी कुछ लिक्विड एसेट्स में, ठीक है। यानी कि अब बैंक के पास ज़्यादा पैसे देने के लिए, ज़्यादा पैसे तो बैंक क्या करेगा, बैंक विल रिड्यूस इट मे कट, ठीक है। वहाँ पे मे वर्ड लिखा हुआ है, मे कट देयर लैंडिंग रेट्स, कि हाँ अभी सस्ते ब्याज पे लोन अवेलेबल है क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा पैसा, ठीक है। तो बैंक बांटेगा पैसा। आगे चलते हैं सर। Last question. With reference to the Indian economy, consider the following. First option is bank rate, open market operation, public debt, public revenue. Okay. Which of the following are the component of monetary policy? के इनमें से कौन से component है? A, B, C और D? Very easy question. मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई वाली मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें से कौन से कंपोनेंट है जो मॉनेटरी पॉलिसी के हैं? अभी तो पढ़े कंपोनेंट्स कितने सारे तुमने। सी, और कोई मेरा भाई बंधु जिसको ए, बी या डी में से कुछ लग रहा हो, क्या पता आप भी सही हो सकते हैं, बोलो। मेजॉरिटी आर ऑलवेज नॉट राइट, so it may be A, B or D. So anyone? No? हाँ जी सर, वाइट शर्ट सी, और क्या होगा तो इसका आंसर है जैसे कि भाई साहब ने कहा सी है, ठीक है। 1 और 2 अभी पढ़े हैं ताजे ताजे एकदम गर्मा गर्म। बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। बैंक रेट बता दो फिर क्या होता है जल्दी से। लॉन्ग टर्म लोन के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और शॉर्ट टर्म के लिए कौन से होते हैं? 3, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। अरे भूल गए, अभी अभी ताजे ताजे गर्मा गर्म कराए हैं, ठीक है। ऐसे भूलना नहीं यार। रिवीजन इज मस्ट सर, और उससे बढ़िया, उससे ज़्यादा चीज़ है रिटेंशन। आपने पढ़ लिए हैं और आपको स्मरण नहीं है, रिटेन नहीं है आपके दिमाग में, तो दिक्कत है। बार बार पढ़ो सर। सर कल बच्चे ने पूछा था सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? घंटे तो सर वही सर ने बात बोली ना, एफिशिएंसी की बात है। कई लोग 3 घंटे में 4 चैप्टर खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। कई लोग 10 घंटे लगा रहे हैं और 1 चैप्टर भी नहीं खत्म हो रहा। तो एफिशिएंसी की बात है कि आप कितने, ये समझ आया? अभी आगे की स्लाइड्स सर नहीं अपलोड कर पाए इसमें, तो पहले तो इसको कर दो बंद, बोर्ड पे कुछ कर लेते हैं हम लोग काम। इसको कर लो, कहाँ से बंद होगा, यहाँ से देखना, फाइल देखना। प्रेस द पावर बटन। ओह माय गॉड, अब नजर आई है तुम्हारी शक्लें। तुमने फटाफट वो पान की दाग खाए तो कर लिया। अरे सर को नजर आए। सो तो इकोनॉमिक्स का तो आज खत्म हो गया, ठीक है। तो मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ कि अभी जैसे कुछ बच्चों के प्रीलिम्स हैं, कई बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं इस बारी, तो क्वेश्चन पेपर किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं बताता हूँ, टेक्निक बताता हूँ, फटाफट कैसे करना है और एक दिन में 2 कैसे करने हैं। उसका एक तरीका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 1:4 फॉर्मूला। बच्चे पूछते हैं सर क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व करें, हम तो डायरेक्ट पेपर में जाके वर्ल्ड कप ही खेलेंगे, हमें नेट प्रैक्टिस की क्या जरूरत है। तो उन बच्चों के लिए एक चीज बताता हूँ, देखो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए
तीन चीजों की जरूरत है। पहली है सर अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू नॉलेज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कंसिस्टेंसी। तो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल्फ इवैल्यूएशन। बड़े ध्यान से समझना। पहला पॉइंट है रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू नॉलेज। आपके पास सभी के पास बाइबल है? सबके पास है। आप सब लोग पढ़ते हो उसको? Yes, sir. पढ़ते हो इट मीन्स आप उसको रीड करते हो। लेकिन जो अपोस्टल जी हैं, अंकुर नरूला जी हैं, वो एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह करते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम? अंडरस्टैंडिंग सर। उन्होंने इतनी बार पढ़ ली है, इतनी बार 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 पढ़ते होंगे, शायद अभी भी पढ़ते होंगे, ठीक है, कि एक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग बन गई है कि वो आपको अलग अलग एस्पेक्ट से समझा सकते हैं कि ये चीज़ का मतलब ये है, ये चीज़ का मतलब ये है, इंटरप्रेट कर सकते हैं और अच्छी तरह। द रीजन बीइंग इज बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। वो अच्छी तरह से समझ आती है, और जब चीज़ें पढ़ने के साथ साथ समझ भी आ जाए ना, तो उसको क्या बोलते हैं सर? नॉलेज। ये बंदा नॉलेजेबल है। खाली पढ़ने में क्या है, आप किसी बच्चे को इकट्ठा खड़ा कर दो, 5th क्लास के बच्चे को कह दो कि यार ये इकोनॉमिक्स की बुक है, रीड आउट कर दे, पढ़ लेगा वो? पढ़ ही लेगा, इंग्लिश स्कूल को होगा, पढ़ लेगा, बट ऑब्वियस है, बट वो समझ नहीं पाएगा। समझे मेरी बात? तो जब भी कोई भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, सपोज इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी, कुछ भी पढ़ रहे हो, XYZ, ठीक है, पढ़ने के बाद आप अपने आप से पूछो, सपोज आपने 1 घंटा लगा के वो चैप्टर किया कि हाँ यार मेरे को अभी तक क्या पढ़ा है, जस्ट रिकॉल योर मेमोरी। अगर वो समझ आ रहा है कि हाँ ये अच्छा ये था, अच्छा ये था, मैं ये करता है, मतलब माइंड में, जिसे माइंड मैपिंग कहते हैं, ये अच्छा इसके बाद ये पढ़ा, ऐसे ना सीक्वेंस बनाया करो, ऑर्डर्स बनाया करो। अच्छा उसके बाद RBI है, RBI के बाद सर ने ये बताया, सीक्वेंस। हिस्ट्री में भी मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर्स पता होने चाहिए कि किस तरह से हमने कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बिफोर 18th सेंचुरी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी रूल फ्रॉम 1773 टू 1857, उसके नीचे फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देन हमने 1857 रिवोल्ट बनाया, उसमें इस तरह से सीड में लिखा मंगल पांडे, एपी सेंटर में लिखा मेरठ, उसके बाद हम लोगों ने ग्राउंड रूल बनाया फ्रॉम 1858 टू 1947। तो इस तरह से माइंड मैपिंग करो। तो फर्स्ट पॉइंट इज रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ बहुत जरूरी है। ऐसे खाली पढ़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, वो ऊपर से जा रही है, अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, घर वालों को भी धोखा दे रहे हो। घर वालों ने भेजा यार तो उसको यूटिलाइज किया जाए ना टाइम को, ये नहीं रोटी खाने के लिए गंदे गंदे वो दे रहे हो, बहाने दे रहे हो, रोटी नहीं मिल रही सर इसलिए नहीं पढ़ पा रहे। नहीं यार कुछ नहीं है, 4-5 केले खाओ हो जाता काम, ठीक है, 2 किलोमीटर दौड़ लोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, पतले ही होगे। हमने कोई मैराथन में थोड़ी दौड़ना है, हमने तो खाली केले लेके आने हैं, इतना तो काम कर ही लेते हो ना आप, बिल्कुल ही हड आराम हो गया तुम्हारे, काम ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फर्स्ट पॉइंट रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू नॉलेज। सेकेंड पॉइंट जो बच्चे मैक्सिमम लैक करते हैं सर, कंसिस्टेंसी। रेगुलर नहीं पढ़ पाते यार, रेगुलर पढ़ो, ठीक है, रेगुलर पढ़ो। आप 5 घंटे से शुरुआत करो, 2.5 घंटे सुबह के, 2.5 घंटे रात के या शाम के, चाहे 6 घंटे से शुरुआत करो, 3-3 घंटे। धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, 6 के 7, 8, 10 धीरे धीरे करेंगे। एक ही दिन, पहले दिन तुम अरे मैं तो इस IAS ऑफिसर से भी ज़्यादा पढ़ लूँगा, 15 घंटे बैठ गए, अगले दिन 2 दिन सोए पड़े हैं कुत्ते की तरह सोए पड़े हैं, घर वाले जगा रहे हैं, नहीं 15 घंटे सोया था, अब तो कोई हाथ मत लगा लेना, वो काम खराब है। अब 5-5 घंटे 3 दिन पढ़ो ना, ऐसे क्यों जबरदस्ती अपने आप को भी प्रेशर दे रहे हो, ठीक है ना। रेगुलर पढ़ो सर, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अगर रेगुलर नहीं हो तो काम खराब है। होता है बीच में एक दिन, जैसा सर ने बताया था कि बोर भी हो जाता है बंदा, कोई दिक्कत नहीं, तो जाओ। हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक दिन में 3-3 पिक्चर देख लेते थे सिनेमा हॉल में, ये भी लगी हुई है इधर, ये भी लगी हुई है, ये भी लगी, तीनों देख ली। शाम को ना फिर गिल्टी फील होती थी, अरे यार सारा दिन वेस्ट कर दिया। भाई साहब हिंदू लेके आओ,
हिंदू लेके फटाफट नोट्स बनाए इस तरह से, और फटाफट रीडिंग की हैबिट डालो। कई बच्चे बैठते हैं न्यूज़पेपर लेके 4-4 घंटे उसी को चाटते रहते हैं, द हिंदू को। एडिटोरियल तो पूरा पढ़ लूँगा, अंदर घुस जाऊँगा, इसके केशव ने ये कार्टून बना कैसे दिया, सुरेंद्र ने कार्टून कैसे बना दिया, आता है ना वो केशव का कार्टून आता है 11वीं पे एडिटोरियल के साथ इधर वाले पेज पे आना। तो इतना अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एडिटोरियल सॉल्व करने का तरीका होता है, उसमें 3 पॉइंट्स लिखे होते हैं सर। तो सब्जेक्ट लिखा होता है कि है क्या, कोई टॉपिक लिखा होगा ना जिसके बारे में वो पूरी गाथा लिखी होगी, है क्या वो टॉपिक क्या है, उसकी R&D कर लो, उसमें दी हुई है तब भी ठीक है, नहीं दी हुई तो उसको गूगल कर लो, ठीक है ना, गूगल भैया। उसके फिर पॉजिटिव नेगेटिव लिखे होंगे, उसी बात के पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, ठीक है। वाई लिखा होगा, वाई ये क्यों है, ये दिक्कत क्यों है, पॉजिटिव है तो क्यों है, नेगेटिव है तो क्यों है, ठीक है। और वाई के साथ साथ व्हेन, भाई ये मतलब दिक्कत जो आ रही है या जो भी कुछ भी है, इवोल्यूशन कुछ भी जो चीज़ है कब हुई, ठीक है। और लास्ट में सर आपका कंक्लूजन कर रखा होगा उसने, लास्ट में, लास्ट के पैराग्राफ में, 1-2 पैराग्राफ में कंक्लूजन कर रखा होगा, ठीक है। तो कोई भी एडिटोरियल में ये 3 वर्ड्स आपको ढूंढने हैं बस सर, बस आपका इतना सा काम है। उसकी हल्की सी R&D करो, अच्छा ये चीज़ थी, ये लिखा हुआ है। हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग याद कराना कि ना किसी भी एक दिन का हम लोग एडिटोरियल उठा लेंगे। मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज डालूंगा कि सपोज करो अगस्त में 9 तारीख का या 10 तारीख का एडिटोरियल आप लोग पढ़ के आना, ठीक है। मैं भी वही सेम पढ़ के आऊँगा और हम लोग उसको बुलेट पॉइंट्स में किस तरह यहाँ पे फ्रेमिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एडिटोरियल किस तरह बनाते हैं। सेकंड पॉइंट था हमारा कंसिस्टेंसी का, और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर सेल्फ इवैल्यूएशन। वेदर यू आर अ स्टूडेंट और यू आर अ लवर, सर सेल्फ इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है ना। लड़की देख के हंस रही है या हंस के देख रही है, दोनों बातों में डिफरेंस है सर, समझ रहे हो सर, डिफरेंस है सर। क्या पता आप जिसको सोच रहे हो कि वो हंस के देख रही है वो देख के हंस रही हो, अबे कैसा सा है ये मोर सा, बाल इसने कैसे कलगी खड़ी कर रखी है अपनी, ठीक है ना, कुछ भी। और आप सोच रहे हो कि देवी जी तो इम्प्रेस है मुझसे, और तुम लोग वो 4 दिन हो गए शर्ट ही नहीं उतार रहे, कहीं वो 4 महीने हो जाते, गलती से कह दिया रणबीर कपूर लग रहा है, माँ कसम आज के बाद तो ये शर्ट उतारूंगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए क्या होता है, सेल्फ आपको ये कंफर्म कैसे करा जाए कि देवी जी देख के हंस रही हैं, हंस के देख रही हैं, तो जाहिर सी बात है सेल्फ इवैल्यूएशन जरूरी है। तो सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए यू हैव टू गो टू द गर्ल फॉर अ बेस्टी, कि देवी जी आप देख के हंस रही हैं, हंस के देख रहे होगे, चल भिखमंगे कहेंगे, अपना पहले एग्जाम क्लियर कर ले फिर उसके बाद आइयो, ठीक है। तो वहीं आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगी कि अभी मेरी लेवल नहीं है, एग्जाम क्लियर मैंने नहीं किया। सिमिलरली स्टूडेंट की लाइफ में भी सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे होती है, जब वो टेस्ट देता है, जब टेस्ट देता है उसको पता चल जाता है कि मेरी कितनी औकात है, कि मेरे को चीज़ें समझ आ रही हैं नहीं आ रही, कि खाली मेरे अंदर ही भ्रम था। और कई बच्चे ना इतने ज़्यादा सेल्फ डिवोटेड हो जाते हैं ना पढ़ाई में, डिवोटेड इन द सेंस कि ईगो पे आ जाती है बात, यार मेरा क्वेश्चन कैसे गलत हुआ है। इवन कि रूममेट के साथ लड़ पड़ते हैं। मैं और मेरे रूममेट सॉल्व करते थे पेपर, तो होता क्या था कि जैसे सपोज कभी कभी मेरे 100 में से 70 ठीक हो गए, उसके 40 ठीक हुए, भाई वो बंदा ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था, गुस्सा, ये वाला आंसर तूने कैसे दिया, ये तो हमने एक साथ पढ़ा भी नहीं था। मैंने कहा ये कॉमन सेंस है, ये तो तूने बताया नहीं मेरे को। मैंने कहा ये तो यार तू अपने आप कर लेता, तुक्का मारा है तूने और गलती से ठीक हो गया। मैंने कहा 30 क्वेश्चन ठीक हुए, 30 में तुक्के मारे हैं क्या मैंने, तो क्या हो गया, तुक्का कहीं पर चल भी जाता है। वो सारा दिन फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बिल्कुल एकदम गुस्से में, अगले पेपर में देख तेरे को नीचा दिखाऊंगा, चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह की कंपटीशन वाली भावना रखो, हेल्दी कंपटीशन रखो, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड मत रहो, ठीक है। गुस्से में नहीं आग बबूला, इसलिए तो मैं रात को ना खाने में जुलाब की गोली मिला दूंगी और भाई साहब त्राही माम हो जाएगा और मैं आगे निकल जाऊंगी इससे। ऐसे नहीं, अपने आप से लड़ो कि आज मेरे 30 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, अगली बार मैंने 40 करने हैं, धीरे धीरे राइज अप करो, अपना लेवल राइज अप करना है, अपना लेवल गिराना नहीं है। So the thing is self-evaluation, and how to do self-evaluation by the test. Now the point is कि टेस्ट कैसे देना है सर, हमें बताते हैं सर।
जो स्पेशली प्रीलिम्स वाले बच्चे हैं उनको बता देता हूँ सेल्फ टेस्ट कैसे दोगे आप। क्वेश्चन पेपर है सर आपका, आपने रिलीजियसली टाइम लगाना है, पूरा टाइमर 2 घंटे का, अभी इतने बजे मेरा पेपर कराना, उसके अकॉर्डिंग आपने पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। अब बारी आती है उसकी इवेल्युएशन कैसे होगी। अब क्वेश्चन पेपर आपने चेक किया, आंसर शीट्स, सपोज करो सर आपके 100 में से आपने 40 अटेम्प्ट किए थे सपोज लेट्स से, और आपके उसमें से भी 30 ठीक हुए हैं, ठीक है। सपोज करो आपके 100 में से 30 ठीक हुए हैं, यानी कितने बचे 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन आपको आते नहीं, ठीक है, तो जिसमें से 10 वो वाले भी आ गए वो आपने अटेम्प्ट किए थे जो गलत हो गए, ठीक है। अब आपने A4 साइज की शीट लेनी है, उसको डिवाइड कर लेना सर ऐसे 3 पार्ट्स में, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट नंबर लिख देना, सपोज करो जो भी टेस्ट सीरीज है टेस्ट नंबर 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सपोज करो जो आपका गलत हुआ है, सपोज करो आपका 26वां क्वेश्चन गलत हो गया, पहले 25 ठीक थे, 26वां क्वेश्चन आपका गलत है। 26वां क्वेश्चन है सर आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर, SLR के ऊपर है, सपोज SLR लिखना है आपने यहाँ पे, SLR लिखना है, और SLR का जो पॉइंट आपका गलत हुआ, गलत क्यों होगा, या तो आपको आता नहीं होगा तब आपने गलती कर दी है, तुक्का मार दिया, ठीक है, या आपने पढ़ा ही नहीं है। 2 केस में गलत हो सकता है, या तो आपने उसको अच्छी तरह ध्यान से नहीं पढ़ा, या आपने गलती कर दी है, भूल गया, जो भी बटा का रीजन, तो उसको 4 पॉइंट्स में जो भी 4 पॉइंट्स हैं उसमें लिख लेना वो वाली बात। और अगर आपने वो चीज़ पहले पढ़ रखी है, सपोज SLR आपने पढ़ रखा है, तो गेट बैक टू द नोट्स में देखो कि मैंने वो चीज़ मिस कर दी है जो मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, या मैंने लिखी नहीं है, या मैंने पढ़ी नहीं है वो, तो अपने नोट्स में उसको ऐड ऑन कर दो। एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे अलग से ऐड ऑन कर लो, नोट्स में ऐड ऑन कर लोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब सपोज करो कोई नई चीज़ आ गई, सपोज करो नया क्वेश्चन आ गया, सपोज आपको MCLR आपने आज तक नाम ही नहीं सुना जिंदगी में, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इंटीग्रेट, तो इससे रिलेटेड जितने ऑप्शन है, मतलब जो पॉइंट्स है रेलेवेंट पॉइंट्स है MCLR से रिलेटेड, 4-5 पॉइंट्स में उसको जॉट डाउन कर लो, इसके नीचे लाइन लगा के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह से ये आपकी शीट तैयार हो जाएगी 70 क्वेश्चन की, ठीक है। और एक मैं फॉर्मूला बता रहा था 1:4 का, वो क्या होता है, सपोज करो सर आपको आ गया क्वेश्चन कि इसमें से गांधी जी ने इनमें से कौन सी मैगजीन पब्लिश करते थे गांधी जी, सपोज करो 4 मैगजीन के नाम आ गए, युगांतर, यंग इंडिया, स्वदेश या इनकलाब, सपोज करो 4 मैगजीन के नाम आ गए, इसमें से गांधी जी कौन सी पब्लिश करते थे, तो गांधी जी करते थे यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया तो आपको पता चल गया, इसका आंसर ये है, लेकिन पहले 3 भी आपको पता होने चाहिए जो से अगले ये कौन पब्लिश करते थे, क्या पता एग्जाम में से उन 3 में से आ जाए। तो इसके साथ आपके एक क्वेश्चन की मदद से आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 4 क्वेश्चन, इसको बोलते हैं सर 1:4 फॉर्मूला, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक एक क्वेश्चन करके आपकी ये पूरी शीट तैयार हो जाएगी, और एक ही पेज में करनी है, एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2, ठीक है। मैं लेके आया नहीं तो लेके आया तो आपको दिखाता किस तरह से सॉल्व करते हैं, समझ आ गया ये कैसे करना है। एक ही पेज पे छोटा छोटा लिखना है पॉइंट्स में। तो एक आपने इस तरह की वो जो शीट क्या बोलते हैं उसको, ब्रीफ केस बोलते हैं ना, ये वाला आता है यार, क्लियर बैग आता है ऐसे, इस तरह से क्लियर बैग आता है, इस तरह की पता होगी मिल जाती है बहुत इजी। तो अलग अलग बना दो कि सपोज करो इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री के MCQs अलग से इस तरह का बना दो, और A4 साइज की वो ले लो, रिम बोलते हैं इसको, रिम आता है रिम, तो उस पर सॉल्व करो, ठीक है। इस तरह से तो एक दिन में आपने 2 टेस्ट देने हैं, स्पेशली प्रीलिम्स वाले बच्चे, ठीक है। एक दिन में 2 टेस्ट दोगे, सपोज करो अभी 60 दिन बचे हैं सपोज, ठीक है। अगले 50 दिन 50 डेज आपने हर रोज 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए आपने, 100 क्वेश्चन पेपर। 100 में से सपोज आप 80 कर पाते हो, लेट्स से आपको बीच में 20 पेपर नहीं सॉल्व कर पाते, इधर उधर जाना पड़ गया, कुछ भी XYZ रीजन, ठीक है। 80 क्वेश्चन पेपर, कितने क्वेश्चन होते हैं, 80 इंटू 100 क्वेश्चन होते हैं, कितने हो गए 8000,
और 8000 इंटू 4 8 चुके 32,000 1:4 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 32,000। मैं कहता हूँ 32,000 में से सर इसमें से कई क्वेश्चन होंगे जो रिपीट भी होंगे, ठीक है, तो आपका उस पर अच्छी तरह होल्ड बन जाएगा। तो देख सकते हो सर आप 50 दिन में अगर आप 2 क्वेश्चन पेपर, एक सुबह करो एक शाम में करो, सॉल्व करो। इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, या आपने टॉपिक पढ़ा है लेकिन वो पॉइंट नहीं क्लियर हो पा रहा, मुझसे पूछ लो। हिस्ट्री में नहीं कोई दिक्कत आ रही है, नितिन सर से पूछो। पॉलिटी में आ रही है, चरणजीत सर से पूछो, जिसका भी जो सब्जेक्ट है उससे पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करो, ठीक है ना। ऑनलाइन मिल जाते हैं, डाउनलोड कर लो, उसकी हार्ड कॉपीज निकाल लो, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है ना। 500-600 रुपये में हो जाएगा। 100 पेपर मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं यार आजकल, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आपको मैंने इकोनॉमिक्स का बता दिया कि इकोनॉमिक्स से कैसे सॉल्व करने हैं, टेलीग्राम पे भेजा हुआ। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि हार्ड कॉपी क्वेश्चन पेपर की अलग से क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। मे बी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में कर दूँगा मैं पॉसिबली। तो ये समझ आया सर 1:4 फॉर्मूला, सेल्फ इवेल्युएशन कैसे करनी है, टेस्ट, ये जरूर करो सर। बच्चे ना ये काम छोड़ देते हैं कि मैं तो सीधा वर्ल्ड कप ही खेलूंगी, मैं नेट प्रैक्टिस नहीं करती। ये नहीं करोगे तो सर काम खराब हो जाएगा। प्लीज़ टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि सेल्फ इवेल्युएशन करनी जरूरी है। एनी डाउट इन दिस? कुछ भी कोई मन के कुछ सवाल कि कुछ भी कोई दिक्कत परेशानी? खाने वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया मैंने आपकी, केला बता दिया भाई, सब केला बहुत बांटे मिल जाता भाई, ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कई बच्चे घर के बाहर केले का पेड़ ही लगा दूँगा घर के बाहर, जाना भी ना पड़े। ऐसी हरकतें मत करना, ठीक है ना। अटेंडेंस होगी आप लोगों की? क्या आज कौन सी तारीख है? जी मेरे से क्यों मेहनत करो यार, लिखो, लिख के एक पास करते रहो, ठीक है। वो ऑनलाइन तो समझ आता है, ऑफलाइन में क्या बीमारी है। हाँ लिखो, उंगलियों को थोड़ा सा घिसो, पता चलेगा। एक सेकेंड, हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। हमने क्या देंगे आप? हाँ कैश रहेगी आपकी तरफ, कैश लेना आपसे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। हाँ मैं एक्चुअली आउट स्टेशन आया हूँ, मैं आपको आधे घंटे में कॉल करता हूँ। और कोई डाउट? सारे बाहर से, सारे पीजी वाले हो, कोई लोकल है? लोकल कौन कौन है? लोकल ही जलंधर की हो, तो बाकी सारे पीजी वाले? सबके रूममेट है? हाँ कुछ के नहीं है, अकेले रूम मत करो, वैसे पागल भी हो जाते हैं अकेले रह रहे। जिनके रूममेट है बता दूँ, फ्रस्ट्रेट नहीं रहना भाई, उसकी वजह से अगर परेशान हो तो नहीं यार, होता है दिक्कत आ जाती है कई बार, ईगो क्लैशेज हो जाते हैं, दिक्कत आ जाती है, बहुत दिक्कतें होती हैं, मेरे को पता है, मैं झेल चुका हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं रहना, उसको रख रहे हैं फ्रस्ट्रेट। जैसे उठे
ज्योग्राफी तो रात में खत्म कर दी थी, हिस्ट्री लक्ष्मीकांत का है, लक्ष्मीकांत भाई को खाना नहीं खाएगा 4 दिन। सही बता रहा हूँ, मतलब खुद ना फ्रस्ट्रेट रहो, उसको करके रखना है, ठीक है। आधे कह रहे हो अरे तो ये तो मेरे साथ हो रहा है। एक था, लेकिन कई लोग तो जानबूझ के करते हैं। मतलब हमारे टीचर ऐसे बताते थे कि सुबह उठे, रात को तो भाई साहब लक्ष्मीकांत पढ़ के इतना मजा आया ना, मेरी आधी बुक खत्म हो गई है। भाई तू कहाँ पहुंचा? अच्छा ये तूने अभी तक प्रेसिडेंट रूल पे पहुंचा हुआ है क्या? अरे मेरी तो सारी इमरजेंसी खत्म भी होगी, रात को मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व किए, देख टेलीग्राम पे सारे के सारे ठीक है भाई। वो सर बता रहे थे कि तेरा सिलेक्शन पक्का है। चलो मेरा तो हो जाएगा, तू अपना देख ली भाई, तेरे को क्या लगना है, ठीक है। तो खुद नहीं फ्रस्ट्रेट रहना है यार, फ्रस्ट्रेट करके रखना है कभी भी ना, क्योंकि ना नेगेटिव माहौल रहेगा ना कमरे में तो तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे। ऐसा होता है कईयों के साथ, मेरे साथ रहता है कि अगर मेरे कोई आसपास बंदा कोई अगर किसी के साथ मेरी क्लैश है ना, ईगो क्लैश है या लड़ाई हुई है, झड़प हुई है, तो काम में ना दिक्कत रहती है, दिमाग में वही टेंशन रहती है, ऐसा होता है ना कई बार। तो प्लीज़ मेक श्योर कि इस तरह की चीज़ ना हो, स्पेशली आपके आसपास, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं पाओगे, फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। फ्रस्ट्रेट रहना नहीं है, फ्रस्ट्रेट करना है, ठीक है। अब ये स्पेशली अब इंटेंशनली करने भी ना लग जाना, घर में चले गए सिगरेट जला के हाथ में रख दी, उसके हाथ जला दिया, ऐसे नहीं करना, तकलीफ नहीं देनी भाई, ऐसे जलाना है खाली, वैसे जलाना है, जेलस वाला जलाना है। कहीं असली में जला रहे हो, फूक दिया रूममेट रात को पेट्रोल डाल के सोया पड़ा था, इस तरह के काम मत कर देना। सर ही कर रहे जलाने में जला दिया, आइए सुबह नहीं पता चले कहीं और फोटो आ रही है वहाँ खाने के बाद। तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं बच्चों को यही बता रहा था कि जेलसी की भावना नहीं रखनी कर। लिख रही है अपने अटेंडेंस, लिख रहे हैं, लिखो तो बंद करो। बीच में लाइट भी तो गई थी।